यज्ञेन जगमय देवासान् धर्माणि प्रस्मन्यासन् ते हनाकं महिमान सचन्त दत्पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नोमा नियति कंचन ससत्वस्क सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं। मैं डॉक्टर परमान झा, संस्कृत एम.ए. सहायक प्राध्यापक कृष्णायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। छात्र एवं छात्राओं, शास्त्रीय तृतीय खंड में संस्कृत वाङ्मय का इतिहास अनिवार्य प्रश्न पत्र है, चल ही रहा है। इससे पूर्व कुछ अदर विषय था, अब कुछ कवि और काव्य के संबंध में आगे पाठ ले जा रहा हूँ। जैसे कालिदास, महाकवि कालिदास का जीवनी परिचय। संस्कृत वाङ्मय में महाकवि कालिदास कवियों की श्रेणी में कवि कुलगुरु पद से जगत विख्यात है। कवि कुलगुरु कालिदास भगवती भारती के वरद पुत्र के संसार में विख्यात है। यद्यपि महाकवि कालिदास कहाँ के निवासी थे, अपने जन्म से किस स्थान को कब और कहाँ सुशोभित किया, यह अभी तक अंधकार में ही है। कुछ लोग उन्हें काश्मीरी निवासी मानते हैं तो कुछ लोग विदर्भ का, कुछ लोग उन्हें बंगाल निवासी मानते हैं तो कुछ लोग उज्जैनी का। कालिदास नाम होने से काली का उपासक यह कहते हुए बंगाल निवासी को ही काश्मीरी निवासी मानते हैं। महाकवि कालिदास प्रायः ब्राह्मण बालक थे। 5-6 आयु में ही माता पिता विहीन हो गए। वह एक ग्वाला के घर पालित हुए। कहा जाता है कि 18 वर्ष तक निरक्षर ही बने रहे। संयोग से उनका विवाह एक विदुषी राजकन्या से हुआ। अपनी परिस्थिति से अपमानित होकर भगवती काली की कठोर तपस्या की और भगवती काली की कृपा से कालिदास प्रतिभा संपन्न विद्वान एवं कवि बने। यह निश्चित सा हो गया है कि यह स्थान मिथिला में उत्तेज भगवती नाम से प्रसिद्ध है। अभी भी वहाँ प्राचीन काल से संस्कृत विद्यालय है। वरदान प्राप्ति के बाद कालिदास अपनी पत्नी राजकन्या के पास पहुँचे। उसने संस्कृत में पूछा, अस्तिक कस्तिक बाग विशेख। महाकवि कालिदास के काव्य में मेघदूत उज्जैनी की अपरिमित संप्रति क्षिप्रा नदी का उल्लेख, उज्जैनी की प्रसिद्ध महाकाल महादेव का मंदिर, संध्याकालीन आरती के समय होने वाले नृत्य आदि का इतना सांगोपांग तथा हृदयहारी वर्णन किया है जिसके पढ़ते समय उज्जैनी का स्पष्ट चित्र उपस्थित सा जान पड़ता है। इससे महाकवि उज्जैनी का निवासी
मानती है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान की भांति स्थित काल की समस्या भी विवादास्पद है। कुछ किंवदंतियाँ कवि विक्रम की सवा नवरत्नों में से एक मानती है कि कुछ भोजदेव का दरबारी कवि घोषित करते हैं, किंतु भाषा, शब्दावली, अलंकार, सामग्री एवं ऐतिहासिक उल्लेख, भूगोल, राजनीतिक परिस्थिति के विश्लेषण से महाकवि कालिदास का समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 642 से 648 के समकालीन मालूम पड़ता है। वस्तुतः कालिदास जैसे कवि को गुप्त काल ही जन्म दे सकता है, अतः कालिदास का समय गुप्त काल ही सिद्ध होता है। यद्यपि कालिदास के काल और जन्म स्थान के समान जीवन वृत्त भी अंधकार में ही है, फिर भी उनके जीवन और वंश के संबंध में दंत कथा प्राचीन काल से चली आ रही है। कालिदास के ग्रंथों में आगे हुए विचारों से इनकी शिक्षा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कवि वेद, उपनिषद, सूत्र, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद, दर्शन, चित्रकला, संगीत, व्याकरण, कोश, छंद आदि विषयों का अध्ययन अवश्य किया होगा। महाकवि कालिदास की शैली प्रसाद गुण संपन्न और वैदर्भी रीत में सर्वश्रेष्ठ कवि है। वैदर्भी रीत संदर्भे कालिदासु विशेषते इत्यादि आचार्यों ने वैदर्भी रीत का लक्षण निम्न प्रकार से बताया है। माधुर्य व्यंजकेर वर्षे रचना ललितात्मिका आवृत्य रल्प विधिर्वैर वैदर्भी रीति रीसति, इस प्रकार है। महाकवि कालिदास के ग्रंथ परिचय इस प्रकार है। रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभवम महाकाव्य, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी, ऋतुसंगार, श्रुतबोध आदि हैं। कालिदास रस सिद्धि के हस्त में रस, करुण और श्रृंगार रस मानते हैं, लेकिन महाकवि कालिदास का मुख्य रस श्रृंगार रस सिद्ध रस में सिद्ध हस्त है। महाकवि कालिदास की शैली प्रसाद गुण संपन्न और वैदर्भी रीति में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वैदर्भी रीत संदर्भो कालिदास सुविशेषते, इनकी प्रसाद रचना समास रहित या अंत अल्प समास मुक्त है।
समासान तथा जटिल पदों का इनकी रचना में अभाव है। थोड़े थोड़े पदों के कारण भाषा का स्वाभाविक प्रवाह बड़ा ही माधुर्य हो गया है। अलंकारों की इनके गुणों में समुचित योजना की गई है। उपमा तो इनका निजी वस्तु है। कहा भी गया है कि उपमा कालिदासस्य भार्वे रसगौरवं नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगणा। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों के प्रयोग में कवि कम नहीं है। विद्वान तो उपमा की अपेक्षा महाकवि को अर्थांतर न्यास का धनी मानते हैं। उपमा कालिदासस्य नोतिकिश्चित् मतं मम अर्थांतर न्यास विन्यासो कालिदासो विशेष्यते। कुछ समीक्षण। महाकवि कालिदास की कविता जीववाणी का श्रृंगार है। माधुर्य का मधुर निवेश, प्रसाद की स्निग्धता, पदों की रस सज्जा, अर्थ का सौष्ठव, अलंकारों का मंजूल प्रयोग, कमनीय काव्य के समस्त लक्षण कालिदास की कविता में अपना अस्तित्व धारण किए हुए हैं। कालिदास भारतीय संस्कृत के प्रतिनिधि कवि ही है। उनके पात्र भारतीयता का भव्य मूर्ति है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में विशेष रूप से होती है, जनता का वही सच्चा प्रिय कवि होता है। इसीलिए महाकवि कालिदास राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। कालिदास की विशेषता इसी में है कि भारतीय समाज का सच्चा रूप उनके काव्यों में झांकता है तथा उनके नाटकों में अपना अभिनय दिखाता है। कालिदास का कविता का प्रधान गुण है वर्ण विषय तथा वर्णन प्रकार में मंजूल सामस्य। कालिदास के चुने हुए थोड़े शब्दों में जिन भावों का अभिव्यक्त कर रहे हैं उन्हें दूसरा कवि विस्तार से लिखकर भी प्रकट नहीं कर सकता। वह जिसे छू देते हैं वह सोना बन जाता है और चित्त की तो प्रवीण मर्मज्ञ है। जिस भावों का जिन शब्दों के द्वारा कलात्मक तथा रुचिर होता है, वे उन भावों को उन्हीं शब्दों में प्रकट कर अपनी भावुकता का परिचय देते हैं। कालिदास के काव्यों में हृदय पक्ष का प्राधान्य है। कवि मानव हृदय की परिवर्तनशीलता प्रवृत्तियों को समझने तथा उनकी अभिव्यक्त करने में अद्भुत चातुर्य रखता है। संसार का अनुभव उसे गहरा
था तथा ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष ग्रहण करने में अपूर्व भावुकता थी। आनंद वर्धन तथा जर्मन महाकवि गोटे ने एक स्वर से कालिदास के भावों को उदात्तता तथा महनीयता की प्रशंसा की है। कालिदास स्वतंत्र प्रतिभा संपन्न कवि हैं, जिन्होंने अपने काव्यों की शैली का रूप निरूपण स्वयं किया है। रसमयी पद्धति अथवा सुकुमार मार्ग के कवि ने अपने भावों को तीव्रता तथा उदारता के संचार के लिए अलंकारों का भी प्रयोग बड़े ही औचित्य से किया है। उपमा कालिदासस्य का भारतीय आभारक वस्तुतः सच्चा है। उनकी उपमाएं लोक तथा प्रवृत्ति के मार्मिक स्थलों से संग्रहित की गई है तथा विषय को उज्ज्वल करने और काव्य सुषमा की वृद्धि में नितांत समर्थ है। अंतर्जगत तथा बहिर्जगत से चुने जाने के कारण इन उपमाओं में एक विलक्षण चमत्कार है। रस वर्णन में भी कालिदास अपूर्व है। संयोग से उन्मीलन के समान वियोग के उन्मेष में भी वे सर्वथा समर्थ है। कुमार संभवम चतुर्थ सर्ग में रति का मदन के लिए विलाप तथा रघुवंश अष्टम सर्ग में अज का इंदुमती के लिए विलाप दोनों मिलकर करुण रस के समस्त वृत्त को पूर्ण करते हैं। मेघदूत में बिरही दक्ष का अपनी वियोग बुझुरा पत्नी के लिए मेघ के द्वारा संदेश भेजना मौलिक कल्पना है। यक्ष पत्नी का वर्णन इतना करुणोत्पादक है कि उसके पाठकों को हृदय में करुण का संचार हुए बिना नहीं रहता। उपमा की चमत्कार। कालिदास की उपमाओं की रसात्मिकता तथा रसपेशलता नितांत मर्मस्पर्शनीय है। औचित्य तथा संदर्भ को शोभन बनाने की कला उनमें अपूर्व है। तपस्या के लिए आभूषणों को छोड़कर केवल बलकर धारण करने वाली पार्वती चंद्र तथा ताराओं से मंडित होने वाली अरुणोदय से युक्त रजनी के समान बतलाई गई है। कुमार संभवम स्तनों के भार से किंचित झुकी हुई आतप संधिव लाल वस्त्र को धारण करने वाली पार्वती फूलों के गुच्छों से झुकी हुई नवीन लाल पल्लवों से मंडित संचारणी लता के समान प्रतीत होती है। तथा पर्याप्त पुस्तव का बनमराह संचारणी पल्लविनी लतेब। स्वयंवर में उपस्थित भोपालों को छोड़कर जब इंदुमती जब आगे बढ़ जाती है तब ये राज मार्ग पर दीप शिखा के द्वारा छोड़े गए महलों के समान प्रतीत होता है। यहाँ राजाओं का विशेष तथा उदासी की अभिव्यक्ति रथ उपमा के द्वारा ही सुंदरता से की गई है। यथा संचारिणी दीप शिखे बरात्रो यम यम व्यतीयाय पतिं वरांसा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सह भूमिपाल। इसी उपमा प्रयोग के सौंदर्य के कारण यह महाकवि दीप शिखा कालिदास के नाम से कवि गोष्ठी में प्रसिद्ध है। कालिदास की उपमा का यह भूयसी विशिष्टता है कि वह स्थानीय रंजन लोकल रंजीत से और इससे श्रोता चक्षुपटल के सामने समग्र चित्र को प्रस्तुत कर देती है। परास्त किए जाने पर पुनः प्रतिष्ठित किए गए बंगीय नरेश रघु के चरण कमल के ऊपर नम्र होकर उन्हें
फलों के समृद्ध बनाते हुए जिस प्रकार उस देश के धान के पौधे कलिंग नरेश के मस्तक पर तीक्ष्ण प्रताप के रखने वाले रघु की समता, गंभीर बेजी हाथी के मस्तक पर तीक्ष्ण अंकुश रखने वाले महावत से की गई है। इन समस्त उपमाओं में स्थानीय रंजन का आश्चर्यजनक चमत्कार है। प्रकृति से गृहीत उपमाओं में एक विलक्षण आनंद है। राक्षस के चंगुल से बचने पर बदहोश उर्वशी धीरे धीरे होश में आ रही है। इसकी समता के लिए कालिदास चंद्रमा के उदय होने पर अंधकार से छोड़ी जाती हुई मुच्यमाना रजनी रात्रि काल में धूम राश से विरहित होने वाली अग्नि की ज्वाला बरसात में तट के गिरने के कारण कलुषित होकर धीरे धीरे प्रसन्न ललिता होने वाली गंगा से साथ देकर पाठकों के नेत्रों के सामने तीन सुंदर दृश्यों के एक साथ उपस्थित कर देते हैं। ये तीनों उपमाएं औचित्य मंडित होने से नितांत रसा भी व्यंजक है तथा आविर्भूते शशनी तमसा मुच्यमानेव रात्रि नाशे सज्या विभुत भुज इव छिन्न भूयिष्ठ धूमा मोहे नान्तर व्रत रनुनि रियम लक्ष्यते मुक्त कल्पा गंगा रोध पतन कलुखा गृह रचि प्रसातम विक्रमोर्वशी। पात्र चिंतन में कालिदास की पात्र जीवनी शक्ति से संपन्न जीते जागते प्राणी है। उनकी शकुंतला प्रकृति की कन्या आश्रम की निसर्ग बालिका है, जिसके जीवन को बाह्य प्रकृति ने अपने अभाव से कोमल तथा स्निग्ध बनाया है। हिमालय की पुत्री पार्वती तपस्या तथा प्रातिव्रत का अपूर्व प्रतीक है, जिसके कठोर तपस्या के आगे ऋषिजन भी अपना माथा टूकते हैं। धीरता की मूर्ति धरणी चपल प्रेम की प्रतिभा मालविका उन्मत्त प्रेम की अधिकारिणी उर्वशी पारस्परिक ईर्ष्या तथा प्रणयन मान को प्रतिनिधि इरावती संस्कृत साहित्य के अविस्मरणीय स्त्री पात्र है। आदर्श पात्रों के सर्जन में रघुवंश अद्वितीय है। देवता और ब्राह्मण में भक्ति, गुरु वाक्य में अटल विश्वास, मातृ रूपनी पयस्विनी की परिचर्या, अतिथि की इष्ट पूर्ति के लिए धरणीधर राजा की व्याकुलता, लोक रंजन के निमित्त तथा अपने कुल को निष्कलंक रखने के लिए नरपति के द्वारा अपनी प्राणोपमा धर्मपत्नी का निर्वासन कालिदासी आदर्श सृष्टि के कतिपय दृष्टांत है। कालिदास रमणी के स्निग्ध रूप में चित्रण में ही सामर्थ्य नहीं है, प्रत्युत नारी के स्वाभिमान तथा उदात्त रूप से प्रदर्शन में भी कृषि कार्य है। रघुवंश के चतुर सर्ग श्लोक में चित्रित राजा राम के द्वारा परित्यक्त जनक नंदिनी जानकी का चित्र तथा उनका राम को भेजा गया संदेश कितना भावपूर्ण, गंभीर तथा मर्मस्पर्शी है। राम को राजा शब्द के द्वारा अभिहित करना विशुद्ध तथा पवित्र चरित्र धर्मपत्नी के परित्याग की अनौचित का मार्मिक अभिव्यंजक है।
छात्र एवं छात्राओं, आज मैं महाकवि कालिदास के विषय में जो कुछ कहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको देखना है, पढ़ना है और साथ साथ इस लॉकडाउन में अपने घरों में ही अध्ययन करना है।